या कि भाई थोड़ी शांति आज दिख रही है, राहत की सांस, ये बस फौरी राहत ही है क्या एम्बेसडर अशोक सज्जनहार? जी संदीप, प्रश्न क्या है आपका? ये जो अभी आज थोड़ी शांति दिखी, कोई हमला नहीं हुआ, कोई मिसाइलें नहीं दागी गई, कोई हवाई लड़ाकू जहाज नहीं घूमते हुए दिखाई दिए, ये फौरी राहत है या ये थोड़ा सा ये शांति बनी रहेगी कुछ दिन? देखिए, इसको मैं शांति नहीं कहूंगा, ये पीस नहीं है, ये स्टेबिलिटी नहीं है। ये केवल कुछ समय के लिए सभी के लिए ये ठीक हुआ है जो कुछ भी है। आगे ये कब फूट पड़ता है ये मेरे ख्याल से कोई गारंटी नहीं दे सकता है इसका संदीप। सो इसीलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप मुझे इजाजत देंगे, मैं 2-3 और टिप्पणी करना चाहूंगा बहुत जल्दी जी, आपकी इजाजत से। प्लीज सर। और जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा, देखिए आप बात कर रहे थे नुकसान की, कितना नुकसान हुआ है। ईरान से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो वो कहेगा जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो गया, नहीं कहेगा, क्योंकि वो तो विक्टिम है, उसके यहाँ पर हमला हुआ है। वो कहेगा नहीं जी बिल्कुल सब ठीक ठाक है, हमने तो बिल्कुल वो पूरा कर दिया। आईएईए की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है जो अंदर सेंट्रीफ्यूजेस थे, केवल खाली वो यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम नहीं था, सेंट्रीफ्यूजेस थे, और जो वहां पर धमाके हुए हैं GBU 57 से, तो उससे बहुत वहां पर सेंट्रीफ्यूजेस, इतने सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इतने सेंसिटिव मशीन है, जो वो एकदम खराब हो गए होंगे, ध्वस्त हो गए होंगे। दूसरी बात, अगर वहां से 19 और 20 तारीख को जैसे आप बता रहे हैं वो लेकर जा रहे हैं, तो आपको क्या ऐसा समझ आता है जो मोसाद को पता नहीं चला होगा? मोसाद ने तो वहां पर जाकर इस्माइल हानिये के बिस्तर के नीचे, पलंग के नीचे उन्होंने बम लगा दिया था। यहां पर उन्होंने ऐसे अपने मोसाद के जो उनके स्लीपर सेल्स थे, उन्होंने 18-20 उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, टॉप IRGC कमांडर्स को, सबको खत्म कर दिया। तो जहां भी लेकर गए हैं, जरूर इजराइल को, मोसाद को पता होगा, पता नहीं अभी है तो चल जाएगा। नहीं, इसमें ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, मैं इससे इत्तेफाक रखते हुए एक दो चीजें यहां पर हाईलाइट करना चाहूंगा। पेंटागन की रिपोर्ट है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है। कोई मैं फ्रिवलेस सवाल नहीं पूछता हूं, जो साहब इशारा कर रहे थे। नहीं, मैं फ्रिवलेस नहीं कह रहा हूं आपको, डिफेंस सर सुनिए, पेंटागन की ही ये एक ब्रांच है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जी, वो कह रहे हैं कि चीफ हैं, वो कह रहे हैं, हाँ, वो कह रहे हैं कि नहीं, उसका नुकसान नहीं हुआ, उसके परमाणु संवर्धन यानी कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम का नुकसान नहीं हुआ है, ज्यादा से ज्यादा कुछ महीने थोड़ा विलंब आ सकता है। और ये रिपोर्ट CNN दे रहा है, ये इस तरह की रिपोर्ट्स वहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रहा है, और वहां के राष्ट्रपति इसे फर्जी न्यूज बता रहे हैं। जब फर्जी न्यूज बताई जाती है तो हमारे एंटीना, मैंने ये बात अभी कही थी कुछ देर पहले, तो ये और ज्यादा रीजन हो जाता है कि कहीं क्रेडिबल तो नहीं है। मैं उसी की था लेने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मैं आपके सुनने वालों, देखने वाले और आपके लिए ये बताने का प्रयास करूंगा, जो देखिए अभी इसका एनालिसिस मेरे विचार से और बहुत ज्यादा करना है, और ये चाहे सैटेलाइट इमेजेस से हो, किसी से हो, मेरे विचार, देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN वगैरह, जिनको आप कहते हैं बहुत ही इस्टेब्लिश्ड और रिप्यूटेड चैनल्स हैं, मीडिया कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, वो हम जानते हैं जो डेमोक्रेट्स की तरफ वो है, तो जो कुछ भी नेगेटिव रिपोर्ट है राष्ट्रपति ट्रंप और रिपब्लिकन्स के विरुद्ध, उनको वो बहुत ही उजागर करके जरूर पेश करेंगे। पर इसमें क्रेडिबिलिटी का भी सवाल होता है ना। नहीं जी, जैसे हम मीडिया वालों ने बता दिया जी कराची पे भी हमने कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पर भी कब्जा किया, तो जग हसाई हुई ना इंडियन मीडिया की। नहीं, तो देखिए मीडिया की फिर आप बात मत करिए ना। आप केवल अगर भारत की बात पर आते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर आप बात आते हैं, तो ये आप देखिए हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स ने क्या ब्रीफिंग दी, हमारे विदेश सचिव ने क्या ब्रीफिंग दी, क्या उन्होंने कभी इसके ऊपर एल्यूड भी किया जो भाई वहां पर हम कराची या इस्लामाबाद पर कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं, अभी मीडिया की बात हो रही थी, अभी सरकारों की बात थी ही नहीं एम्बेसडर साहब। हाँ, नहीं, वो देखिए ऑफिशियल आपको स्टेटमेंट जानी चाहिए। एक आखिरी बात मैं जो कहना चाहूंगा, इजाजत अगर आप देंगे, आखिरी बात वो ये है, आप कहते हैं ईरान के पास
परमाणु अस्त्र आने से क्या नुकसान है। मैं ये कहूंगा अगर ईरान के पास परमाणु अस्त्र आ गया तो वो हमास के पास भी हो जाएगा, वो हिजबुल्लाह के पास भी हो जाएगा, हूती के पास भी चला जाएगा, इराक मिलिशिया पर भी चला जाएगा, सीरियन मिलिशिया पर भी चला जाएगा। क्या हम ऐसा चाहते हैं? अगर ईरान के पास आ गया परमाणु अस्त्र, सऊदी अरेबिया कहेगा, क्योंकि देखिए वो एक शिया देश है, सऊदी अरेबिया सुन्नी देश है, वो कहेगा मैं हूं यहां से, यहां का सबसे बड़ा जो मुस्लिम उम्मा का, मेरे पास ये दोनों मॉस्क हैं, आई एम द गार्डियन ऑफ द टू मॉस्क, मेरे पास भी होना चाहिए एक परमाणु अस्त्र। यूएई भी चाहेगा, तो ये होड़ लग जाएगी वहां पर। और इजराइल को, अच्छा, इजराइल ने न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना लिए तब कोई होड़ नहीं लगी थी, आप ये कह रहे हैं एम्बेसडर साहब? मैं ये कह रहा हूं इजराइल इतना छोटा देश है, चारों तरफ से उसने अपने ऊपर हमले देखे हैं। 1949 में, 1956 में, इजराइल तो हमले करता ही नहीं है, शांति दूत है, शांति का प्रतीक है, नहीं, ना वो मासूम महिलाओं को, बच्चों को मारता है। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे भी आप बाध्य नहीं कर रहे हैं सर, बिकॉज़ यू आर सच अ सीनियर डिप्लोमैट, आई एम रिमाइंडेड ऑफ इजराइल की वो प्राइम मिनिस्टर थी गोल्डा मायर, और उनका एक फेमस वो कोट है, somebody asked her a question कि why you killing women and children, and she said we can never, Israel can never forgive the Palestinians for making us kill their women and children. जी देखिए, अब आप ले जा सकते हैं जो कब शुरुआत हुई इसकी, तो ये वाला जो दौर है ये तो 7 अक्टूबर को शुरू हुआ है। चलिए, नहीं, मैं मतलब मैं ये कह रहा हूं कि पर्सपेक्टिव दोनों तरफ के देने भी जरूरी हो जाते हैं। और अभी यहां पर ये रिपोर्टिंग की बात हो रही थी, मेरे साथ सुशांत सरीन जुड़ गए हैं, देश के फॉरमोस्ट स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। एंड सुशांत, ग्रेट टू हैव यू। अभी बात ये हो रही थी कि ये परमाणु जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम था ईरान का, कि भाई ये शांति के लिए नहीं, ये तो युद्ध में इस्तेमाल होने वाले परमाणु बम बनाएगा, क्या वो बना पाएगा या वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, उस पर चर्चा हो रही थी आपके जुड़ने से पहले। और यहाँ पर राफेल ग्रॉसी जो डायरेक्टर जनरल हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के, वो फॉक्स न्यूज़ को बता रहे हैं दैट न्यूक्लियर वॉचडॉग डज नॉट हैव इंफॉर्मेशन ऑन द वेयरअबाउट्स ऑफ सम 400 kgs ऑफ यूरेनियम दैट ईरान हैज एनरिच्ड टू 60% प्योरिटी, कि हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। इसके मायने आप कैसे आंकते हैं? संदीप, 2-4 चीजें हैं। देखिए, जो अभी हमला हुआ है उसकी क्या एग्जैक्ट डैमेज कर पाए हैं, और ईरान वो जो सारा का सारा वो जो एनरिच यूरेनियम है उसको कहां पर लेके गया है, कहां पर छुपाया है, इस पे अटकलें भी लग रही हैं। और ये हुआ भी है कि नहीं हुआ, हाँ, क्योंकि जो ट्रक्स वगैरह नजर आ रहे थे उसमें कुछ लोगों का ये मानना था कि वो वहां सिक्योरिटी के लिए लगाए गए हैं, क्योंकि उस समय ये भी बड़ी बाज़गश चल रही थी कि हो सकता है कि वहां पर कमांडो रेड भी हो जाए। लेकिन जो आज खबरें आई हैं उसमें कुछ शक और शुबहात रेस किए गए हैं कि कितना आप डैमेज कर पाए हैं ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर, क्या आप एक्चुअली उनको ध्वस्त कर पाए हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप और कुछ हद तक इजरायली भी क्लेम कर रहे हैं। अब देखिए, उसमें 3-4 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि एक तो उनकी राजनीतिक मजबूरी है, ट्रंप नहीं चाहते कि वो किसी लंबी चौड़ी युद्ध में फंस जाएं, तो उन्होंने एक हमला किया। अगर वो तो यही मानना चाहेंगे कि वो सक्रिय हुआ और वो ध्वस्त कर दिया, तो अब बातचीत के टेबल पे हम आ जाएंगे, अमेरिका किसी लंबे चौड़े युद्ध में दोबारा से नहीं फंसेगा। जहां तक इजराइल का मामला है, वहां पर भी ये है कि हमने इतना बड़ा एक युद्ध लड़ा ईरान के खिलाफ, इतना हमने एक ऑडेशियस ऑपरेशन किया, जो मेरा ख्याल उसकी कम मिसाल मिलती है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, किलोमीटर दूर जाकर आप इस तरीके का ऑपरेशन कर लें, और इसकी इस तरह की आपकी इंटेलिजेंस हो, इस तरह की नहीं, जिस तरह की एयर डोमिनेंस इजराइल ने भी की और जिस तरह की एयर डोमिनेंस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए अमेरिका ने दिखाई, उसकी मिसाल अभी कोई ताजा अतीत में नहीं मिलती संदीप। लेकिन उसमें जो राजनीतिक प्रॉब्लम हो जाती है इजराइल, जो इजरायली सरकार है उसके लिए, कि इतना सब करने के बाद आप ये तो नहीं कह सकते यार हम पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुए। हाँ, तो एक वो एस्पेक्ट है। इसलिए जो खबरें आई हैं
उसका खंडन तो होना मेरे हिसाब से स्वाभाविक है, लेकिन क्या वो खबरें भी पूरी तरीके से उस कसौटी पे उतरती हैं? क्योंकि ये एक असेसमेंट हो सकती है, और इंटेलिजेंस असेसमेंट ये जरूरी नहीं है कि हरदम आपकी ऐसे 100%। में ईरान ने सुशांत, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हाँ अच्छा खासा नुकसान हो गया, पर उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं ईरान कभी भी यूरेनियम एनरिचमेंट बंद नहीं करेगा, हम तो और बनाएंगे। तो ये और तेजी से अब अगर एनरिच यूरेनियम है, वो 400 किलोग्राम है, इन्होंने कहीं छिपा दिया सुरक्षित जगह पे, तो अब फास्ट ट्रैक हो जाएगा बम बनाने का कार्यक्रम। संदीप, उसमें प्रॉब्लम ये होगी ना कि अगर आपके पास एनरिच्ड यूरेनियम है भी, तो उसको 60% से तो आप बम नहीं बना पाएंगे, 90% पर लेकर जाना पड़ेगा। उसके लिए फिर जो जो फैसिलिटीज की आपको जरूरत है, क्या वो फैसिलिटीज आपके पास उपलब्ध हैं? और उसको बनाने में तो समय लगेगा ना। अभी तक जो कुछ था उनके पास, उसमें शायद उतना समय ना लगता, या ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि उतना समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने जो तमाम उनके वो जो सारे के सारे फैसिलिटीज थे उसको बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है, बेशक ये 400 किलोग्राम का अभी पता नहीं है, लेकिन उसमें क्या ये क्षमता है ईरान में फिलहाल के लिए, कुछ वर्षों के लिए शायद, कि वो इसको कन्वर्ट तो ये कर पूरा पाए? इलाका अब न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट में तब्दील हो गया। भारत पाकिस्तान के बारे में तो वेस्ट वाले कहते रहते हैं, और जब भी वो अपना दबाव डालना चाहते हैं वो बोगी रेज कर दी जाती है। पर मिडिल ईस्ट में क्या क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का अब खड़ा हो गया है सुशांत? नहीं, अभी तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का अभी तो नहीं है ना, क्योंकि सिर्फ एक ही ताकत के पास वहां पर न्यूक्लियर बम है, वो इजराइल के पास है। और आज तक इजराइल ने किसी को न्यूक्लियर धमकी भी नहीं दी, और ना उन्होंने किसी देश को सफाए हस्ती से मिटाने की बात की है, जो ईरान करते रहता है। इसलिए देखिए, जो रिटोरिक आता है उसको भी लोग संजीदगी से लेते हैं ईरान का। बाकी भी अरब देश जितने हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बाकी जितने भी देश हैं, इराक वाले करते थे ये सद्दाम हुसैन के नीचे, इजराइल को धमकियां देते थे, लेकिन और कोई देश इस तरीके की धमकी देता नहीं है। तो एक तो वो है कि अगर ईरान के पास परमाणु शस्त्र आ जाते हैं, फिर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और मेरे ख्याल उसी संभावना को नकारने के लिए इस तरीके की कार्रवाई करी गई। अब मैं इसमें नहीं जा रहा कि यह कार्रवाई कानूनी तौर पे सही थी, वो अभी हम नैतिकता के सवाल पर नहीं जा रहे हैं, पर दुनिया वेयर आर वी हेडिंग, वो बड़ा सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।